दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक बहू की कहानी शुरू करते हैं। बदमाश सास ने बहू के साथ क्या क्या किया, इस कहानी में आप लोग सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। रात के करीब 9:30 बज चुके थे। लंदन की लंबी यात्रा ने बदन को थका दिया था, लेकिन मन में अपने घर वालों को सरप्राइज देने की खुशी भरपूर थी। मैं बिना कोई आहट किए धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। हल्की सी खुली दरार से मेरी नज़र सामने पड़े खाने के कमरे पर गई और वहाँ पूरा परिवार एक साथ मेज के चारों ओर बैठा था। खाना परोसा जा चुका था और ठहाकों के बीच बातचीत चल रही थी। महल इतना सामान्य और खुशहाल था कि किसी को अंदाजा तक नहीं था कि मैं उसी पल घर लौट आया हूँ। लेकिन मेरी नज़र वहाँ नहीं रुकी। मेरी आंखें उस कोने में जाकर ठहर गई जहाँ जूतों की रैक के पास जमीन पर एक गंदी सी प्लेट रखी थी और मेरी पत्नी संध्या वहीं सिकुड़ कर बैठी निवाला उठा रही थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महीने पत्नी के लिए अलग से पैसे भेजने के बावजूद उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा होगा। मैं सदमे की हालत में बाहर खड़ा ही था कि अचानक मेरी माँ अपनी कुर्सी से उठी और तेजी से संध्या की तरफ बढ़ी। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे संध्या को बालों की चुटियाँ से पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया और गुस्से में चिल्लाने लगी कि तुझे कहा था रोटी ध्यान से बनाना, सारी रोटियां जला दी। माँ का गुस्सा आसमान छू रहा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और संध्या को बाहर धक्का दे दिया। वह फर्श पर गिरने ही वाली थी कि मैं आगे बढ़ा और उसे थाम लिया। मेरा हाथ लगते ही संध्या कांप उठी, लेकिन जैसे ही उसने और सामने बैठे घर वालों ने मुझे देखा तो सबके चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए। मैंने कांपती हुई संध्या का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मेरी असली कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। मैं पिछले 3 साल से लंदन में नौकरी कर रहा था। मेरी और संध्या की शादी को मुश्किल से 1 डेढ़ महीना ही हुआ था कि मुझे लंदन से नौकरी का ऑफर मिल गया। यह मेरे लिए सपना था, लेकिन उस सपने के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी थी। संध्या मेरे पिताजी के पुराने दोस्त की बेटी थी और मेरी माँ उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जो ज़्यादा दहेज लाए। लेकिन पिताजी ने संध्या से मेरी शादी तय कर दी थी और उसके घर वालों ने साफ कह दिया कि अगर लंदन जाना है तो पहले शादी करनी होगी। ससुर की पहचान से मुझे वीज़ा मिल गया और माँ ने मजबूरी में हाँ कर दी, लेकिन उनकी नफरत मुझे शादी वाले दिन भी दिख रही थी। मैं लंदन चला गया। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। दिल हर वक्त घर में अटका रहता था। ड्यूटी ख़त्म होते ही मैं संध्या को कॉल करता, लेकिन वह बहुत कम बोलती थी। वह कहती सब ठीक है, बस सिर में दर्द है। मैं पूछता माँ और बहन ठीक से रखती है ना तुम्हें, तो वह नज़र झुकाकर कह देता हाँ सब ठीक है। वह हमेशा फ़ोन जल्दी काट देती। कभी कभी मुझे गुस्सा आता कि मैं इतना दूर हूँ फिर भी तुमसे बात करने को तरसता हूँ और तुम बात नहीं करना चाहती। वह कहती आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मुझे भी घर का काम करना होता है। मुझे लगता था शायद वो मुझसे प्यार नहीं करती या मेरी गैर मौजूदगी से वो खुश नहीं है। मुझे क्या पता था कि उसके पीछे डर छुपा है। 6 महीने बीत गए। बॉस ने मुझे छुट्टी दी। मैंने माँ को फ़ोन किया कि इंडिया आना चाहता हूँ। माँ ने कहा पैसे भेज दो, बहन की शादी करनी है, टिकट महंगा है, छुट्टी कैंसिल करवा लो। मैंने मन मारकर छुट्टी कैंसिल कर दी। काश उस वक्त चला गया होता। मैं ओवर टाइम करने लगा। पैसों के लिए मैं मशीन बन गया। एक शाम दिल बहुत भारी था तो पार्क चला गया। वहाँ एक आदमी बेंच पर बैठा था जो उम्र से पहले बूढ़ा लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी।
मैंने बात की तो पता चला वह भी इंडियन है। उसने कहा बदकिस्मती से उसने बताया कि उसने अपनी जवानी अपनों के लिए परदेश में बिता दी। 4 बहनों की शादी के लिए दिन रात काम करता रहा। पत्नी गर्भवती थी लेकिन वह घर नहीं जा सका। 20 साल गुजर गए। बेटी जवान हो गई लेकिन वह इंडिया नहीं गया। वह बस पैसे कमाने की मशीन बन गया था। उसकी कहानी सुनते हुए मुझे लग रहा था जैसे वह मेरी ही कहानी सुना रहा हो और तभी मेरे मुंह से निकल गया, और आपकी बीवी क्या आज भी आपका इंतज़ार कर रही है? इस पर वह बूढ़ा शख्स फूट फूट कर रो पड़ा। पार्क में मौजूद कुछ लोग मुड़कर हमें देखने लगे लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। सिसकियों के बीच वह बोला, मेरी पत्नी, वह मेरा इंतज़ार करती रही। पूरे 20 साल उसने शिकायत का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। लेकिन जब मैं सारी जिम्मेदारियां निभाकर बहनों को उनके अपने बने घरों में बसाकर वापस लौटा तो वह मुझे दरवाजे पर नहीं मिली। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने घबराकर पूछा तो वह कहाँ थी? वह फपो पड़ा और बोला, स्मशान में। मेरे पहुंचने से 2 हफ्ते पहले वह इंतजार की सूली पर लटकते लटकते मर गई। मैं उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। और जानते हो सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली बात क्या है? मेरे शब्द गले में अटक गए थे। उसने कहा, जिन बहनों के लिए मैंने अपनी जवानी इस अजनबी देश में बर्बाद कर दी, जिनकी शादियों के लिए मैंने अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखी, उन्हीं बहनों और मेरी अपनी माँ ने मेरी पत्नी को इन 20 सालों में नौकरानी बनाकर रखा। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे मुंह से बस इतना निकला, नौकरानी, लेकिन वह तो आपकी पत्नी थी। आपकी माँ और बहनें ऐसा कैसे कर सकती हैं? बूढ़े अंकल ने आंसू पोंछते हुए ठंडी सांस ली और बोले, पैसा बेटा, पैसा इंसान को अंधा और बहरा कर देता है। उन्होंने सोचा कि यह तो परदेश में बैठकर नोट छाप रहा है, इसे क्या पता होगा कि घर में क्या हो रहा है। मैं फ़ोन करता तो माँ कहती, बहू बहुत खुश है, और मैं उनकी बातों पर भरोसा कर लेता। लेकिन असल जुल्म तो मेरी बेटी के साथ हुआ था। उसकी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरी बेटी, जिसे मैंने कभी गोद में खिलाया तक नहीं, वह जवान हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि मेरी 4 बहनें हैं जिनके बच्चों की परवरिश मेरे भेजे पैसों से हुई, जो अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छे कपड़े पहने, तो कोई ना कोई बहन मेरी बेटी के लिए भी अच्छा रिश्ता जरूर देखेगी। आखिर वे मेरी सगी बहनें थी, लेकिन वह एक पल के लिए रुका जैसे शब्द गले में अटक गई हो। फिर बोला, जब मैं वापस गया और मेरी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रही, तब बेटी के रिश्ते की बात की तो मेरी बहनों ने मेरा साथ देने की बजाय मुंह फेर लिया। कहने लगी, भैया, आपकी बेटी तो सारी जिंदगी घर के काम करती रही है, उसका रंग रूप भी कुछ खास नहीं है, ना उसे दुनियादारी आती है, ना फैशन का कोई पता है। हम अपनी पहचान वालों में उसकी शादी नहीं करवा सकते, इसमें तो हमारी ही बेइज्जती होगी। यहाँ वही बहनें थी जो सालों तक मेरे पैसों पर पलती रही और आज मेरी ही बेटी को बुरा भला कह रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी दास्तान किसी डरावने सपने में से कम नहीं थी। वह बोला, बेटा, मेरी बेटी की हालत भी किसी नौकरानी से कम नहीं थी। बहनों के बच्चे जो कपड़े पहनते थे वही उतरन मेरी बेटी को पहनाई जाती थी। वह कमज़ोर और लाचार बच्ची अपनी माँ का गम और ऐसे बाप की बेबसी सहन नहीं कर पाई। मैं पत्नी के गम से उभर भी नहीं पाया था कि 6 महीने के अंदर मेरी बेटी भी घुट घुट कर मर गई। डॉक्टर ने कहा उसे टीबी थी।
शरीर में खाने पीने और पोषण की भारी कमी थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसे अपनों की बेरुखी ने मार डाला। उसने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली, जैसे डूबता हुआ इंसान तिनके का सेहरा पकड़ता है। वह बोला, परदेश में जहरे बेटा, यह इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। हम दूसरों की ख्वाहिशों पूरी करते करते खुद मौत के किनारे पहुंच जाते हैं और हमारी पत्नियां हमारी राह देखते देखते इस दुनिया से चली जाती है। मेरे पास अब पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचा, ना पत्नी, ना बेटी और ना वे बहनें जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अब मैं फिर यहाँ आ गया हूँ क्योंकि वहाँ मेरा अब कोई नहीं है। उसकी कहानी ने मुझे अंदर तक हिला दिया। जब मैं घर लौटा तो मेरा दिमाग सुन्न था। उसकी हर बात मेरे कानों में गूंज रही थी। बार बार मुझे संध्या की उदासी, उसका फ़ोन पर कम बोलना याद आ रहा था। कहीं उसके साथ भी वही सब तो नहीं हो सका। मैं पूरी रात सो नहीं सका। मैंने तय कर लिया कि अब और बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। बहन की शादी हो चुकी थी, अब मुझे वापस जाना चाहिए। मैंने फैसला किया कि या तो नौकरी से इस्तीफा दूंगा या लंबी छुट्टी लेकर इंडिया जाऊंगा और संध्या को अपने साथ ले आऊंगा, या वहीं कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लूँगा। अगली सुबह मैंने माँ को फ़ोन किया और साफ कहा कि मैं अगले महीने वापस आ रहा हूँ। बहन की शादी हो गई है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी भी देखनी है। उधर कुछ पल की खामोशी छा गई, फिर माँ की भावुक आवाज़ आई कि हाँ बेटा, आ जाओ, तुम्हारा घर है, लेकिन सोच रही हूँ कि कब तक किराए के मकान में रहेंगे। मैंने एक घर देखा है, बहुत सस्ता मिल रहा है। अगर तुम थोड़े पैसे और भेज दो तो अपना खुद का घर ले लेंगे। जब तुम आओगे तो कम से कम अपनी छत तो होगी। मैं जो वापसी का पक्का मन बना चुका था, माँ की बातों में फिर उलझ गया। अपना घर हर इंसान का सपना होता है। मैंने कहा, माँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है। माँ बोली, मैंने कुछ इकट्ठी करवा रखी है, कुछ जेवर बेच दूंगी। बस तुम 1 साल और वहाँ टिक जाओ। एक बार घर बन जाए फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम आओ तो अपने ही घर में राजा की तरह रहो। माँ के शब्दों में इतना अपनापन था कि उस बूढ़े शख्स की बातें मेरे दिमाग से गूंगली पड़ने लगी। मैंने सोचा, माँ ठीक ही तो कह रही है। अपना घर होगा तो संध्या भी खुश होगी। मैंने एक बार फिर अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया और 1 साल और बीत गया। मैं दिन रात काम करके पैसे भेजता रहा। आखिर माँ ने नए घर का वीडियो भेजा, 2 मंजिला खूबसूरत मकान। मेरा दिल तसल्ली से भर गया कि मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन जब कागजात की बात हुई तो पता चला कि घर माँ ने अपने नाम पर करवा लिया है। मैंने पूछा कि माँ, घर तो मेरे पैसों से बना है, आपने अपने नाम पर क्यों कराया? माँ हंसकर बोली, अरे पगले, मैं कौन सा साथ लेकर ऊपर जाऊंगी तुम्हारे घर को, तेरे ही नाम हो जाएगा। तुम इन छोटी बातों में मत उलझो। मैंने भी सोचा, माँ के नाम पर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। मुझे क्या पता था कि यहाँ दांव और मजबूत होता जा रहा है। घर पूरा हो चुका था। मेरे पास अब इतना पैसा जमा हो गया था कि इंडिया जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकूं। पर परदेश का अकेलापन मुझे तोड़ चुका था। मैंने तय कर लिया कि अब बहुत हो गया, मुझे वापस जाना है। उसी शाम मैंने माँ को फ़ोन किया और कहा कि घर बन गया है, पैसे भी है, इसीलिए मैं अगले हफ्ते टिकट करवा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर उधर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद माँ की आवाज़ आई, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी। वह बोली, बेटा तुम इमोशनल होकर फैसले क्यों करते हो? अभी तो घर बना है, उसे भरना भी पड़ता है। मैंने कहा कि सामान तो मैंने ही भेजा है। माँ बोली, बात सामान की नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी बड़ी बहन के यहाँ जुड़वा बेटे हुए हैं। अगर हम खाली हाथ जाएंगे तो इज्जत कैसे बचेगी?
मैंने वादा किया है कि बच्चों को सोने की चीज़ें देंगे। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मैंने कहा, माँ, सोना बहुत महंगा है, मैं इतना खर्च कैसे करूँगा? माँ तुरंत बोली, तो क्या अपनी बहन की इज्जत मिट्टी में मिला दोगे? वह सारी जिंदगी ताने सुनेगी कि उसका भाई लंदन में था और कुछ न कर सका, और अभी तो तुम्हारे छोटे भाई की नौकरी भी नहीं लगी है। सब तुम्हारे कंधों पर है बेटा। तुम यहाँ आ जाओगे तो सब भूखे मर जाएंगे, इसीलिए कुछ महीने और रह लो। तब तक तुम्हारे भाई की नौकरी भी लग जाएगी और बहन के खर्चों से भी हम निपट जाएंगे। फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं एक बार फिर मजबूर हो गया। बहन की मोहब्बत और माँ की इज्जत का वास्ता ऐसा था कि मैं मना नहीं कर सका। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा कि ठीक है माँ, बस यह आखिरी बार है। 6 महीने बाद मैं हर हाल में वापस आ जाऊंगा। इस दौरान जब भी मेरी संध्या से बात होती, मुझे उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी दिखने लगी। उसकी रंगत जो कभी गुलाब की तरह खिली रहती थी, अब पीली पड़ने लगी थी। वीडियो कॉल पर उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ नजर आने लगे। वह मुझसे नजरें नहीं मिलाती थी। मैं पूछता कि संध्या, तुम्हारा रंग ऐसा क्यों हो रहा है? तुम ठीक तो हो? वह मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करती और कहती, कुछ नहीं, बस कुछ दिनों से बुखार था और मौसम भी बदल रहा है। एक दिन वीडियो कॉल पर उसकी भयानक खांसी की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया। वह दुपट्टे में मुंह छुपाकर खांस रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर को दिखाया या नहीं? वह जल्दी से बोली कि हाँ, गई थी, दवा चल रही है, आप फिक्र मत कीजिए। और यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मुझे लगने लगा था कि वह बेहद थकी हुई है और मुझसे बात करने की ताकत भी नहीं जुटा पा रही। बार बार पार्क वाले उस बूढ़े शख्स की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी। यकीनन कुछ न कुछ मुझसे छुपा जा रहा था। संध्या तो पहले घंटों बातें किया करती थी, छोटी छोटी शरारतें करती थी, लेकिन अब उसके पास जैसे मेरे लिए शब्द ही खत्म हो गए थे। वह बस मेरी बातें सुनती और हाँ कहकर फ़ोन काट देती। उसके व्यवहार में रूखेपन से ज़्यादा डर और बेबसी दिख रही थी। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि सब ठीक नहीं है। मैंने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। मैंने किसी को बताए बिना इंडिया का टिकट करवा लिया। मेरा इरादा था सबको सरप्राइज देने का और अपनी आंखों से सच देखने का। जाने से एक दिन पहले मैंने हमेशा की तरह वीडियो कॉल किया। माँ बहुत खुश थी क्योंकि मैंने बहन के बच्चों के लिए कुछ और पैसे भेज दिए थे। मैंने कहा, संध्या से बात करवा दो। फ़ोन का एंगल बदला तो मेरा दिल धक से रह गया। संध्या के सिर पर पूरा नशा दुपट्टा था और वह कमरे से नजरें चुरा रही थी। मैंने पूछा, कैसी हो संध्या? घर में सब ठीक है? उसने मुश्किल से नज़र उठाई और बेहद ठंडे लहजे में कहा, मैं ठीक हूँ, सब अच्छा है। उसकी आवाज़ में कोई एहसास नहीं था, जैसे रटा रटाया जवाब हो। मैंने देखा वह बार बार कमरे के साइड में देख रही थी, जैसे कोई उसे इशारे कर रहा हो। मेरे अंदर खतरे की घंटी बज उठी। मैंने कहा, दवा वक्त पर ले रही हो ना? उसने बस सिर हिला दिया। उसकी आंखों की बेरानी मुझे लंदन में बैठे बैठे बेचैन कर गई। फ़ोन बंद होते ही दिल अनजाने डर से भर गया। अगले 24 घंटे मेरे लिए किसी काम से कम नहीं थे। सफ़र कभी इतना लंबा नहीं लगा था। हर पल बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा, टैक्सी ली और घर का पता टैक्सी वाला को बताया था। वही नया घर जिसे देखने का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। रात करीब 8:30 बजे टैक्सी घर के सामने रुकी। मैं बैग उठाकर नीचे उतरा। घर शानदार था, जिसकी दीवारों में मेरी मेहनत बसी थी। अंदर से हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी। मैं घंटी बजाने ही वाला था कि अचानक एक
चीख सुनाई दी। यह माँ की आवाज़ थी, लेकिन उसमें ममता नहीं, कहर भरा था। वह चिल्ला रही थी, कमबख्त कहीं की, तेरे हाथ टूटे हैं क्या? सारी रोटियां जला दी। मेरे कानों में जैसे शीशा पिघल गया। इसके बाद रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज़ आई। यह संध्या थी। वह कह रही थी, माँ जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई है। लेकिन माँ का गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने कहा, तेरा बाप यहाँ खर्चा कर रहा है क्या? मैं कांप उठा। मैं समझ गया कि संध्या फ़ोन पर खामोश क्यों रहती थी। कांपते हाथों से मैंने गेट धकेला। वह खुला था। धीरे धीरे अंदर बढ़ा। लिविंग रूम का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे थे। भाई बहन हंसते हुए खा रहे थे और कोने में जूतों के पास टूटी प्लेट के सामने जमीन पर सिमटी बैठी थी मेरी संध्या। वह निवाला उठाने ही वाली थी कि माँ कुर्सी से उठी और बिजली की तरह उस पर झपट पड़ी। उसकी चुटियाँ पकड़कर उसे झंझोड़ने लगी। निवाला गिर गया। संध्या कांपने लगी। माँ चिल्ला रही थी कि आटा मुंह में आता है क्या? फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और संध्या को बाहर धक्का दे दिया। वह गिरने ही वाली थी कि मैंने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। उसने आंखें खोली, मुझे देखा और उसकी हिचकियाँ बन गई। उस घर में सभी लोग मुझे देखकर पत्थर के हो गए। माँ का उठा हुआ हाथ हवा में ही रह गया। छोटी बहन के हाथ से प्लेट गिर गई। मैंने संध्या को सीधा किया और उसकी बाँह थाम ली। माँ की आंखों में आंखें डालकर मैंने पूछा, अम्मा यह सब क्या चल रहा है? माँ हकलाई और बोली, बेटा तुम कब आए बता क्यों नहीं? मैं संध्या को साथ लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरे भाई और बहनें अपनी कुर्सियों से उठ चुके थे। टेबल पर सजा हुआ खाना अब मुझे जहर जैसा लग रहा था। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं बताया, वरना मुझे कैसे पता चलता कि मेरे पीछे मेरी पत्नी के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। वह जूतों के पास बैठकर खाना खा रही है और आप सब कुर्सियों पर बैठकर जश्न मना रहे हैं। मेरी माँ ने तुरंत पलटा खाया और अपनी गलती मानने की जगह संध्या पर ही बरस पड़ी। वह बोली, तुम्हें क्या पता इसकी करतूतों का? इससे लगता है कि तुम पेट से पैसे तोड़कर लाते हो। इसने सारी रोटियां जला दी थी। मैं तो इसे तमीज़ सिखा रही थी कि एक एक की कीमत क्या होती है। मैंने टेबल पर रखे खाने की तरफ इशारा किया और कहा, एक रोटी जल गई तो क्या हुआ? यहाँ जो इतना कुछ सजा है वह किसके पैसों का है माँ? क्या इसमें मेरी पत्नी का कोई हक नहीं है? मेरा भाई आगे बढ़ा और गले मिलने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मुझे उन सबके चेहरों पर मोहब्बत नहीं बल्कि डर दिख रहा था कि कहीं उनकी असलियत उजागर ना हो जाए। संध्या मेरे बगल में खड़ी कांप रही थी। उसने धीरे से मेरा हाथ दबाया, जैसे मुझे चुप रहने को कह रही हो। मैंने माँ से फिर पूछा, क्या मेरी बीवी की हैसियत आपकी नज़र में बस इतनी है कि वह जूतों के पास बैठकर खाए? माँ ने बेरुखी से कहा, यही इसके लायक है बेटा। काम चोर है और दिन भर मुंह लटकाए घूमती रहती है। तुम अभी आए हो, तुम्हें नहीं पता इसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। उसके लहजे से साफ था कि मामला सिर्फ जली रोटी का नहीं बल्कि सालों की नफरत का था। मैं गुस्से में डाइनिंग टेबल के पास गया और जोर से हाथ मारा। गिलास गिरकर टूट गया और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। मैंने गरज कर कहा, मुझे हिसाब चाहिए माँ। मैं 4 साल से हर महीने घर के खर्च के अलावा अलग से पैसे सिर्फ संध्या के लिए भेजता था। क्या आपने उसे कभी वो पैसे दिए? बताइए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। भाई ने नजरें झुका ली।
मैंने दोबारा ऊंची आवाज़ में पूछा, क्या मेरी पत्नी को उसके हिस्से के पैसे मिले या नहीं। माँ ने भावना तो नाटक शुरू कर दिया और बोली, तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो। मैंने तुम्हें पाला पोसा और आज तुम एक पराई लड़की के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने कहा, बात इल्ज़ाम की नहीं, अमानत की है माँ। मैंने पैसे इसीलिए भेजे थे कि मेरी पत्नी को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रहा है कि उसने महीनों से एक नए कपड़े नहीं पहने। उसकी चप्पल तक टूटी हुई है और आप लोग ऐश कर रहे हैं। माँ ने झल्लाकर कहा, घर का खर्च, बिजली का बिल, रिश्तेदारों की आवभगत क्या मुफ्त में होती है बेटा। महंगाई देखी है तुम्हें। मैंने उसके हिस्से के पैसे भी घर की तरक्की में लगा दिए। इसे रोटी तो मिल रही है और छत भी है। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा, तो क्या वह आपके घर की मुफ्त की नौकरानी थी, जिसका काम बस सेवा करना और बदले में गालियाँ खाना था। मैं परदेश में अपनी हड्डियाँ घिस रहा हूँ और आप लोग मेरी पत्नी पर जुल्म कर रहे हैं। भाई बीच में बोला कि मैं माँ से बदतमीजी कर रहा हूँ, तो मैंने उसे डांट दिया और कहा, तुम सब बराबर के गुनहगार हो। सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि तुम्हें डर था कि सच सामने आ गया तो तुम्हारी ऐशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। माँ चिल्लाई कि निकल जाओ मेरे घर से, अगर बीबी की जुबान बोलनी है तो दफ़ा हो जाओ। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। मैंने साफ कहा, मैं जा रहा हूँ। एक पल भी अब इस घर में नहीं रुकूंगा जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। यह घर मेरे पैसों से बना है, लेकिन आज मेरे लिए पराया हो चुका है। मैं मुड़ा और संध्या का हाथ पकड़ लिया। वह रो रही थी और कांप रही थी। मैंने कहा, चलो संध्या, सामान उठाओ, हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। उसने अविश्वास से मुझे देखा, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो कि मैं उसके लिए सब छोड़ रहा हूँ। पीछे से माँ ने बद्दुआएं भी दे रही थी और बांसते भी, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं उसे लेकर उस घर से निकल गया जो कभी अपना सपना था, मगर अब पिंजरा बन चुका था वो मेरे लिए। हम पास के एक होटल में रुके। कमरे में पहुंचकर भी संध्या डर के मारे कांप रही थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैंने उसे पानी दिया और भरोसा दिलाया कि अब वह सुरक्षित है। 2 दिन बाद में एक छोटा सा किराए का घर ढूंढ लिया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। मुझे लगा था कि आज़ादी मिलते ही वह खुश हो जाएगी, लेकिन वो और खामोश हो गई। दिन भर खिड़की के पास बैठी रहती, बाहर ताकती रहती। एक शाम में उसके पीछे खड़ा हुआ और प्यार से कंधे पर हाथ रखा। वह पूरी तरह चौंक गई और पीछे हट गई। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे भी डर रही है। मैंने उसका हाथ थामा तो उसने चीख कर हाथ खींच लिया। मैंने जब उसकी आस्तीन ऊपर की तो उसके बाजू पर जलने के गहरे निशान देखे, कुछ पुराने, कुछ बिल्कुल ताजे। मेरा दिल कांप उठा। वह बोली, रोटी बनाते वक्त जल गया होगा, मामूली है। मैं जानता था वह झूठ बोल रही है। मैंने उसे सख्ती से कहा, यह मामूली नहीं है, सच बताओ किसने किया है। उसकी हिम्मत टूट गई। वह फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, जैसे सालों का दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। मैं उसके पास बैठ गया और सिर पर हाथ रखा। काफ़ी देर बाद उसने आंखें ऊपर उठाई। उनमें ऐसा दर्द था जो पत्थर को भी पिघला दे। अब वह सच बताने वाली थी, जैसे उसने बरसों अपने सीने में दबा रखा था। संध्या के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उसे फर्श से उठाया और बिस्तर पर बिठाया, पानी का गिलास दिया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बैठ गया। मैंने नरमी से कहा कि
अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सच बताओ कि यह सब किसने किया है। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी भीगी आंखें उठाई और कहा कि यह सब आपकी माँ ने किया है। यह जले हुए निशान किसी हादसे का नतीजा नहीं है, बल्कि उनकी नफरत की निशानियां है। वह मेरी आपसे शादी नहीं चाहती थी, उनकी मर्जी कहीं और थी, लेकिन आपने लंदन जाने और हालात के दबाव में उन्हें खामोश होना पड़ा और उसी की सज़ा वह मुझे रो देती रही। वह कहती थी कि तुम मनुष्य हो और जबरदस्ती मेरे बेटे के गले पड़ गई हो। मैं सनसा रह गया और पूछा कि अगर इतना जुल्म हो रहा था तुम्हारे साथ तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया संध्या। हम रोज बात तो कर रहे थे। मैं बार बार पूछता था कि सब ठीक है या नहीं। तुमने एक बार भी इशारा क्यों नहीं किया संध्या। संध्या तल्ख मुखम के साथ बोली कि मैं कैसे बताती। क्या लगता है कि वीडियो कॉल पर मैं अपनी मर्जी से बात करती थी। जब भी आपका कॉल आता था माँ सामने कुर्सी डालकर बैठ जाती थी और पहले ही धमकी दे देती थी कि अगर चेहरे पर जरा भी उदासी देखी या शिकायत की कोशिश की तो कल ख़त्म होते ही मेरी खास उघाड़ दी जाएगी। वह इशारों में मुझे डराती थी और मुझे मजबूरन हंसकर कहना पड़ता था कि सब ठीक है यहाँ। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और एक पुराने जख्म पर उंगली रखते हुए बोली कि यह निशान उस दिन का है जब आपने पहली सैलरी से मेरे लिए सोने की बालियाँ भेजी थी। माँ ने वे बालियाँ छीनकर अपनी बेटी को दे दी और जब मैं रोने लगी तो उन्होंने चूल्हे से गर्म चिमटा उठाकर मेरे बाजू पर लगा दिया। वह कहती थी कि तेरी औकात नहीं है सोना पहनने की। मैं दर्द से चिल्लाती तो वह तेज आवाज़ में टीवी चला देती थी ताकि मेरी आवाज़ बाहर ना जाए। मैं पत्थर का बनकर उसकी बातें सुनता रहा। मेरा कलेजा कट रहा था। उसने कहा कि मारपीट तो एक तरफ थी, लेकिन भूख सबसे बड़ी सज़ा थी। आप लाखों रुपए भेजते थे, लेकिन मुझे दिन में सिर्फ एक सूखी रोटी मिलती थी। वह कहती थी कि तुम कामचोर हो और मुफ्त का राशन खाती हो। जिस दिन कोई चीज़ टूट जाती या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता उस दिन वह एक रोटी भी नहीं मिलती थी। मैं कई दिन भूखी रहती थी और नल का पानी पीकर गुजारा करती थी। वे मेरे सामने बैठकर पनीर खीर और अच्छे अच्छे पकवान खाते थे और मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी उनके बचे टुकड़ों को देखती रहती थी। उसकी आवाज़ हिचकियों में दब रही थी, लेकिन हर शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उसने कहा कि माँ अक्सर धमकी देती थी कि अगर जरा भी गलती की तो खाना बंद कर दूंगी। कई रातें मैं भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रहती थी और बाहर से हंसने की आवाज़ें आती रहती थी। यह सुनकर मैं टूट गया और उसके पैरों के पास बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा। मैंने उसके जले हुए हाथों को अपनी आँखों से लगाया और खुद को उसका गुनहगार मानते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं विदेश में समझता रहा कि मैं खुशियाँ कमा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नरक में झोंक दिया। मैंने उन लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने तुम्हें दस लिया। संध्या ने मेरे सिर पर हाथ रखा, लेकिन मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे याद आया कि मैं लंदन की भयानक ठंड में मेहनत करता रहा ताकि मेरा परिवार खुश रहे, लेकिन मेरी कमाई से बना घर मेरी पत्नी के लिए कैद खाना बन गया। उसी रात मैंने फैसला कर लिया कि अब कोई समझौता नहीं होगा। अगले दिन मैंने अपने घर वालों से हर रिश्ता ख़त्म कर दिया। उस घर की तरफ पलटकर भी नहीं देखा जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं थी। मैंने भारत में ही एक छोटी नौकरी शुरू की और संध्या का इलाज कराया। वक्त के साथ उसके जख्म तो भर गए, लेकिन दिल के घाव को वक्त लगा। धीरे धीरे उसने फिर से जीना सीखा। हम एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे जहाँ सिर्फ शांति थी।
मैं उसे किसी बात के लिए मजबूर नहीं करता था। वह खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती तो मैं बस उसका हाथ थामे बैठा रहता। मैंने उससे कहा कि अब यह घर तुम्हारा है, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार उसकी आंखों में सुकून देखा। उसने पौधे लगाए, किताबें पढ़ी, थेरेपी ली और धीरे धीरे मुस्कुराना सीखा। 1 साल बाद हमारे जीवन में खुशखबरी आई। संध्या माँ बनने वाली थी। जब हमारा बेटा पैदा हुआ तो मुझे लगा कि यही मेरी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला था। मैंने अपने बेटे का नाम बिहान रखा, जिसका मतलब होता है एक नई सुबह। इस नए अध्याय की शुरुआत के साथ हमने मिलकर एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया। मैं तकनीकी जिम्मेदारियां संभालता था और संध्या घर पर रहकर अपने हाथों से बने हस्तशिल्प तैयार करती थी। यह काम न सिर्फ हमें आत्मनिर्भर बना रहा था, बल्कि सबसे बड़ी बात यह थी कि हम हर कदम पर एक दूसरे के साथ थे। आज भी मुझे पार्क में मिले उस बुजुर्ग की बात याद आती है कि परदेश दिमाग की तरह होता है, मगर अब मैं उस सीख को एक अलग नज़र से समझता हूँ। बाहर रहना गलत नहीं, गलत यह है कि इंसान अपनी असली जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ दे। मैंने अपनी पत्नी को ऐसे लोगों के भरोसे छोड़ दिया था जिन्होंने पैसों को रिश्तों से ऊपर रख दिया। कमाना मेरा कर्तव्य था, लेकिन मेरी पत्नी का सम्मान और सुरक्षा मेरी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। समय ने मुझे सिखाया कि पैसा कभी खुशी की गारंटी नहीं होता। ज़्यादा कमाई भी लालच को ख़त्म नहीं कर सकी, बल्कि उसे और बढ़ा गई। असली सुख ईमानदार रिश्तों और अपनी सम्मान में होता है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपके जीवन साथी की कदर नहीं कर सकते हैं, ये रिश्तेदार नहीं, सिर्फ पैसों से जुड़े लोग होते हैं। ऐसे जहरीले रिश्तों से दूरी बनाना ही समझदारी है। काश मैंने पहले ही संध्या पर भरोसा किया होता। उसकी खामोशी को मैंने उसकी रजामंदी समझ लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज जब मैं अपने बेटे बिहान को उसकी माँ के पास निश्चिंत खेलते देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं सच में अमीर हूँ। हमारे पास भले ही साधारण सा घर है, लेकिन वह प्यार और सम्मान की नींव पर खड़ा है। पुराने रिश्तों से नाता तोड़ना मेरे जीवन का सबसे सही फैसला साबित हुआ, क्योंकि कुछ रिश्ते सहारा नहीं बल्कि कैद बन जाते हैं और उन्हें तोड़ना ही सच्ची आज़ादी है। पत्नी की इज्जत और सुरक्षा किसी भी कमाई से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। जो रिश्ते सिर्फ पैसों के दम पर टिके हो, उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ भरोसा और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हाई भी करें। और हाँ दोस्तों, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं वह भी कमेंट करके अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।